नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम आज फिर 10 विभागों के कर्मचारियों को चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में भी हमने लगभग 5 से 6 डिपार्टमेंट के कर्मचारी का चर्चा की है। अगर आप कोई भी पद पे काम कर रहे तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। उसमें काफ़ी सारे कर्मचारियों को हमने चर्चा की है। आप लोग का सैलरी बढ़ोतरी और जो भी बकाया मानदेय है इसके लेकर मंत्री जो भी बात बताई है हम पिछले वीडियो में जानकारी शेयर की है। इस वीडियो में हम 8 से 10 विभाग के कर्मचारियों को फिर से चर्चा करने वाले जो अभी संविदा या आउटसोर्सिंग पे कार्यरत होंगे। यहाँ पे समझिए जानकारी दी गई है। क्या ये मंत्री कृषि विभाग ये बतलाने की कृपा करेंगे, क्या यह बात सही है कि आत्मा कार्यालय में वर्ष 2014 में नियुक्त लेखापालों के वेतन में हुई विसंगति का समाधान किए जाने हेतु विभागीय पत्रांक संख्या 764 दिनांक 3/12/2024 में उल्लेख किया गया था, जो अब तक लंबित है? यदि हाँ तो सरकार कब तक वेतन विसंगति दूर करने का विचार रखती है? देखिए, इसके लेकर मंत्री कह रही ये बात बिल्कुल गलत है और स्वीकारात्मक है। आत्मा कार्यालय अंतर्गत वर्ष 2014 में राज्य योजना अंतर्गत प्रखंड स्तरीय लेखापालों का नियत मानदेय पर नियोजन किया गया था। मतलब जो लेखापाल होंगे उसको प्रखंड स्तर पर नियत मानदेय पर नियोजन किया गया था। दिनांक 8/6/2021 को सचिव कृषि की अध्यक्षता में आयोजित बामेती शासी परिषद की 14वीं बैठक की कार्यवाही की कंडिका 13(1) में वित्तीय वर्ष 21 से 22 में प्रखंड स्तरीय लेखापाल का नियत मानदेय 22,500 रुपया प्रति माह निर्धारित करने का निर्णय लिया है। इसमें साफ यहाँ पे क्लियर कर दिया है। 8/6/2021 को सचिव कृषि की अध्यक्षता में आयोजित बामेसवीं शासी परिषद की 14वीं बैठक कार्यवाही कंडिका 13(1) में वित्तीय वर्ष 21 से 22 में प्रखंड स्तरीय लेखापालों का जो नियत मानदेय है वो 22,500 रुपया प्रति माह निर्धारित करने का निर्णय ले चुका है। देखिए, इसके लेकर कर रही है केंद्र प्रायोजित आत्मा योजना अंतर्गत कार्यरत जिला स्तरीय लेखापालों के समरूप प्रखंड स्तरीय लेखापालों का मानदेय निर्धारित किया गया। तदनुसार समान मानदेय का भुगतान किया जा रहा है। राज्य योजना अंतर्गत प्रखंड स्तरीय लेखापालों का नियत मानदेय में कोई विसंगति नहीं है। मतलब ये साफ क्लियर कर दिया, आप लोग का मानदेय जो है इतना रुपया मिल रहा है 22,500। तो ये यहाँ तक क्लियर कर लीजिएगा। बाकी और चाहते हैं कि आप लोग को सैलरी में कुछ रुपया संशोधन हो तो आप इंतजार कर लेंगे। 1 अप्रैल के बाद जो है कुछ रुपया फिर से संशोधन होने जा रही है 4 नए लेबर कोड के अंतर्गत। बाकी आगे और समझ लेंगे, काफ़ी सारे विभागों की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। आगे श्री संजय कुमार माननीय सदस्य द्वारा जो पूछे जाने वाले सवाल है यहाँ पर देखिए क्या रही है। क्या यह बात सही है कि पटना नगर निगम में कार्यरत कर संग्राहकों का दिनांक 16/12/2009 से 24/5/2018 तक कुल 101 माह के मानदेय पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया गया है, जिससे उनको आर्थिक क्षति पहुंचती है? तो सरकार कब तक उक्त कर्मियों का मानदेय भुगतान कराने का विचार रखती है? नहीं तो क्यों? देखिए, इसके लेकर मंत्री कह रही है नगर आयुक्त नगर निगम पटना से प्राप्त पत्रांक संख्या 3737 दिनांक 23/2/2026 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि पटना नगर निगम में कार्यरत कर संग्राहकों का व्यक्ति विशेष के द्वारा दिनांक 16/12/2009 से 24/5/2018 के बीच किए गए कार्यों की जांच एवं संबंधित अंचल से मिलान करते हुए पूर्ण गणना के उपरांत 1 माह के अंदर भुगतान की कार्यवाही कर दी जाएगी। मतलब जो भी आपने काम किया है 2009 से लेकर 2018 तक उसकी सभी समीक्षा करने के उपरांत जो आप लोग को पेमेंट 1 माह के अंदर भेज दी जाएगी। मतलब समझ सकते हैं लास्ट मार्च तक में जो आपका पेमेंट भेज दी जाएगी। आगे देखिए क्या कुछ कर रही है। पटना नगर निगम पटना के पत्रांक संख्या 3849 दिनांक 25/2/2026 द्वारा स्थिति स्पष्ट करते हुए सूचित किया गया है कि लंबित पारिश्रमिक के भुगतान संबंधित कार्यवाही की जा रही है। जवाबदेही तय करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। ठीक है, मतलब आप लोग का सैलरी जो है लास्ट मार्च तक में भेज दी जाएगी, आप निश्चिंत रहें। आगे समझ लेंगे और भी काफ़ी सारे डिपार्टमेंट के कर्मचारी हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे समझेंगे प्रोपराइटर डॉक्टर वीरेंद्र नारायण यादव के द्वारा पूछा गया सवाल है, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। क्या मंत्री समाज कल्याण विभाग ये बतलाने की कृपा करेंगे, क्या ये सही है कि बिहार राज्य में सभी विभाग में संविदा कर्मी के मानदेय में बढ़ोतरी किया गया है? देखिए, मंत्री इसके लेकर कर रही है ICDS निर्देशालय समाज कल्याण विभाग बिहार पटना अंतर्गत संविदा पे कार्यरत संविदा कर्मियों का समाज कल्याण विभाग की अधिसूचना ज्ञापन संख्या 411 दिनांक 16/1/2025 द्वारा मानदेय की बढ़ोतरी की गई है। और आगे देखिए पूछ रही है क्या यह सही है कि संविदा महिला पर्यवेक्षिका का अभी तक मानदेय बढ़ोतरी नहीं किया गया है? देखिए, इसके लेकर मंत्री कह रही है बात बिल्कुल गलत है और स्वीकारात्मक है। समाज कल्याण विभाग की अधिसूचना ज्ञापन संख्या 12 और 10 दिनांक 27/2/2019 ज्ञापन संख्या 5543 दिनांक 4/10/2023 एवं ज्ञापन संख्या 411
दिनांक 16/1/2025 द्वारा संविदा महिला पर्यवेक्षिका का भी मानदेय की बढ़ोतरी की गई है। ये साफ क्लियर किया हुआ है। और आगे पूछ रही क्या यह सही है कि महिला पर्यवेक्षिका का मानदेय नहीं बढ़ने से इन सभी में शेष एवं अंशों व्याप्त प्राप्त हो गई है। ये बात बिल्कुल गलत है। और आगे पूछ रही यदि उपयुक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार महिला पर्यवेक्षक का मानदेय बढ़ाना चाहती है, यदि हाँ तो कब तक। देखिए उपयुक्त खंडों में स्थिति जो है स्पष्ट कर दी गई, मतलब जो भी आप लोग का सैलरी बढ़ोतरी की मांग है वो बढ़ोतरी ऑलरेडी कर दिया, यहाँ पे साफ क्लियर कर दिया है। यहाँ पे और समझेंगे श्रीमती शशि यादव के द्वारा पूछी जाने वाली प्रश्न है स्वास्थ्य विभाग के तहत, क्या ये बात सही है कि राज्य स्वास्थ्य समिति के अधीन संविदा पे कारत एएनएम को FRAS के विरोध में किए गए कार्य बहिष्कार अवधि 8 जुलाई 2024 से 22 सितंबर 24 का मानदेय का भुगतान लंबित है। तो मंगल पांडे का ये बात बिल्कुल सही है। और आगे पूछ रहे क्या यह सही है कि विगत वर्षों में कई कर्मचारी संगठन द्वारा किए गए हड़ताल अवधि का उपार्जित अवकाश में समायोजन कर उक्त अवधि का वेतन मानदेय का भुगतान किया गया है। ये भी बात सही है। यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या राज्य स्वास्थ्य समिति अल्प वेतनभोगी एएनएम को कार्य बहिष्कार अवधि के बकाये मानदेय का भुगतान उपार्जित अवकाश में समायोजित करना चाहती है, यदि हाँ तो कब तक और नहीं तो क्यों। देखिए इसके लेकर मंगल पांडे का रही वस्तु स्थिति यह है कि अब तक एएनएम संविदा पे कार्य बहिष्कार किए गए अवधि का नो वर्क नो पे के सिद्धांत पर संदर्भित अवधि का मानदेय भुगतान नहीं किया गया है। इसकी समीक्षा कर बहिष्कार अवधि के नियमित अनुसार हेतु शीघ्र कार्यवाही की जाएगी। इस पे जांच करके जो है आप लोग को पेमेंट जो भी होगा अगर भेजने का होगा तो भेज देगा, ये साफ मंत्री कर दी है। आगे यहाँ पे समझ लेंगे। आगे पूछ रही है श्री अब्दुल बारी सिद्दीकी माननीय सदस्य द्वारा पूछी जाने वाली प्रश्न है कि क्या ये बात सही है कि राज्य के विभिन्न नगर निकाय में नगर निकायों के माध्यम से प्रत्येक वार्ड में घर घर भ्रमण कर जनता को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने हेतु स्वच्छता साथी को 6,000 रुपये प्रति माह के मानदेय पर नियुक्त की गई है। क्या यह सही है? कई स्वच्छता साथियों ने अपना मासिक वेतन बढ़ाने हेतु माननीय मुख्यमंत्री को जून 2025 में आवेदन पत्र समर्पित किया। यदि उपयुक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार स्वच्छता साथियों का मानदेय बढ़ाने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक और नहीं तो क्यों। देखिए इसके लेकर मंत्री कर रही है वस्तु स्थिति यह है कि स्वच्छता भारत मिशन शहरी 2.0 की मिशन अवधि अक्टूबर 2021 से अक्टूबर 2026 तक निर्धारित है। मिशन अवधि तक के लिए घर घर भ्रमण कर जन जागरूक फैलाने, घरों से निकलने वाले कचरा को स्रोत पर पृथकीकरण करने एवं योजना के प्रचार प्रसार उद्देश्य स्वच्छता साथी रखने के लिए कार्य योजना भारत सरकार से स्वीकृत कराई गई है। इस हेतु प्रत्येक स्वच्छता साथी को प्रतिदिन 300 रुपये की दर से महीने में अधिकतम 20 दिनों कार्य के लिए 6,000 तक पारिश्रमिक का भुगतान किए जाने का प्रावधान किया गया है। संप्रति स्वच्छता साथी के पारिश्रमिक वृद्धि करने हेतु कोई भी विचार जो है प्रस्तावाधीन नहीं है। मतलब इतना रुपया जो आपको दिन का 300 रुपया दी जा रही है और महीने में जो आप लोग से 20 दिन जो है काम कराई जाती है, तो उसी के हिसाब से महीना का 6,000 दी जा रही है। बाकी जो आप लोग मांग कर रहे सैलरी बढ़ाने को लेकर, इसके लेकर अभी कोई भी विचार या प्रस्ताव नहीं है। और यहाँ देखिए श्री संदीप सौरभ के द्वारा पूछी जाने वाली प्रश्न है क्या यह बात सही है कि सहकारिता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे, क्या यह बात सही है कि बिहार के पैक्स में दशकों से कार्यरत प्रबंधकों को मानदेय और वेतन भुगतान में के संबंध में सहकारिता विभाग द्वारा संचिका संख्या 6 इतना दिनांक 25/8/2025 को लोक वित्त समिति के अनुमोदन हेतु भेजी गई थी। इसके लेकर देखिए मंत्री कर रही है डॉक्टर प्रमोद कुमार, आंशिक स्वीकारात्मक है। वस्तु स्थिति यह है कि बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1935 के तहत पैक्स एक निबंधित सहकारी सोसाइटी है। पैक्सों को आंतरिक प्रशासनिक विषय और कार्मिक नीति द्वारा तैयार करने का, कार्मिकों को वेतन आदि के भुगतान हेतु स्वायत्तता प्राप्त है। विभाग द्वारा पैक्स कर्मियों के लिए निर्गत आदर्श और सेवा नियमावली को पैक्स में के द्वारा अंगित की गई है। सहकारी अधिनियम में उक्त नियमावली के प्रावधानानुसार पैक्स कर्मियों को वेतन के भुगतान का दायित्व पैक्स की प्रबंधक समिति की है। पैक्सों में विभिन्न व्यावसायिक कार्यों को प्रोत्साहित करने तथा आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से पैक्सों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव विचाराधीन था ताकि पैक्स प्रबंधकों को वेतन भुगतान में सुलभता हो सके। परंतु वर्तमान में पैक्सों को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने हेतु व्यवसायिक गतिविधियों तथा अधिक प्राप्ति कार्य, उर्वरक और व्यवसाय, बीज, कीटनाशक व्यवसाय, जन औषधि और केंद्र कॉमन सर्विस केंद्र आदि प्रारंभ की गई है ताकि पैक्स के आय में वृद्धि हो सके एवं पैक्स
स्वावलंबी हो सके। स्पष्ट है कि पैक्स को अपने व्यावसायिक कार्यों से अर्जित ऐसे प्रबंधकों को भुगतान की व्यवस्था की गई है। ये साफ यहाँ पे क्लियर की गई है। जो आप लोग मांग कर रहे हैं, जो पैक्स यहाँ पे साफ ये मांग किए हुए है कि बिहार में पैक्स में दशकों से कार्यरत प्रबंधकों का जो वेतन मानदेय के भुगतान के संबंध में विभाग द्वारा इतना अनुमोदन भेजी गई थी। इसके लेकर यहाँ पे साफ क्लियर कर दिया कि इतना सारे योजना है और इसी योजना के तहत जो है मतलब जो भी पैक्स प्रबंधक है उसको भुगतान की जा रही है। और देखिए आगे कर रही है, क्या यह सही है कि उक्त संचिका के लंबित रहने के कारण पैक्स में दशकों से कार्यरत प्रबंधकों को मानदेय वेतन का भुगतान नहीं हो पा रहा है, जिससे उनकी आर्थिक क्षति उठानी पड़ रही है। देखिए उपरोक्त कंडिका में वस्तु स्थिति स्पष्ट कर दी गई, मतलब इसमें जो भी यहाँ पे मंत्री कर रही है इसमें साफ स्पष्ट कर दिया है। और आगे यहाँ पे ये भी कर रही है, यदि उपयुक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त संचिका को शीघ्र स्वीकृत करने तथा पैक्स प्रबंधकों को लंबित मानदेय वेतन भुगतान आदि सुनिश्चित करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक और नहीं तो क्यों। देखिए इसके लेकर भी कर रही है, उपरोक्त कंडिका में वस्तु स्थिति स्पष्ट कर दिया है। आप इसे डिटेल से पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं मंत्री क्या कुछ कर रही है। आप लोग की जो भी बकाया मानदेय हो या सैलरी बढ़ाने की बात हो या सैलरी भुगतान करने को लेकर, तो ये सारी योजना है और इन योजनाओं से जो आप लोग को पेमेंट मिल रही है यही आप लोग का सैलरी है, इतना आपको संतुष्ट करना होगा। बाकी आप इसे डिटेल से समझ सकते हैं। और यहाँ पे श्री अब्दुल बारी सिद्दीकी पूछ रही है कि क्या यह बात सही है, ऊर्जा मंत्री से पूछ रही है कि क्या यह बात सही है कि विभाग के अधीन डाटा लेगिनियस ग्लोबल लिमिटेड के द्वारा आउटसोर्सिंग के तहत नियुक्त कस्टमर केयर सेंटर एजेंट को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किया जा रहा है, जो वेतन भुगतान संबंधित अधिनियम 1936 का उल्लंघन है। देखिए ऊर्जा विभाग जो अभी श्री विजेंद्र प्रसाद यादव है ये कर रही है अस्वीकारात्मक है, ये बात गलत है। वस्तु स्थिति यह है कि कस्टमर केयर सेंटर 1912 में उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण हेतु आउटसोर्सिंग के माध्यम से मेसर्स डाटा लेगिनियस ग्लोबल लिमिटेड को निविदा उपरांत एजेंट रखने हेतु कार्य आवंटित किया गया, जिससे एकरारनामा की शर्तों के अनुसार एजेंट को श्रम संसाधन विभाग द्वारा बिहार सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से कम भुगतान करना वर्जित है। एजेंसी मेसर्स डाटा लिगिनियस ग्लोबल लिमिटेड के द्वारा सूचित किया गया है कि आवंटित कार्य के एकरारनामा के अनुरूप न्यूनतम मजदूरी भुगतान एवं अन्य सभी शर्तों अनुपालन उनके द्वारा किया जा रहा है। मतलब साफ ये क्लियर कर रहे डॉक्टर विजेंद्र प्रसाद कि जो भी न्यूनतम मजदूरी है उनसे कम भुगतान नहीं की जा रही। इसके लेकर हम अपने स्तर से जो है जांच कर रहे हैं, उसके बाद जो है न्यूनतम मजदूरी से ऊपर जो भी आपकी मानदेय है उतना जो है भुगतान किए जाएंगे, उसका पालन भी करेंगे न्यूनतम मजदूरी का। बाकी 1 अप्रैल के बाद जो है न्यूनतम मजदूरी वैसे भी बढ़ोतरी होने जा रही है और वही जो है सभी बिहार में जितने या अन्य जो भी स्टेट के कर्मचारी होंगे जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से लागू किए गए वही पे किए जाएंगे। इसके लेकर हम पिछले वीडियो में जानकारी दे चुके हैं। ठीक है, बाकी हम वीडियो को यहीं से समाप्त करते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में और भी काफ़ी सारे कर्मचारी हैं उसका हम चर्चा करेंगे। बाकी आप हमें कमेंट भी कर लेंगे। बाकी आप लोग को जानकारी के लिए बता दूं, बिहार में जो आगे जो है आने वाली चौकीदार की बहाली है उसके लेकर नया नियमावली बनी है, वो भी हम आगे चर्चा करेंगे। बाकी जीविका के तहत जितने भी कर्मचारी होंगे आप लोग को जो सैलरी बढ़ोतरी की गई है और बाकी जो छूटे हुए कर्मचारी है जीविका के तहत इसके लेकर भी आई हुई है ऑफिशियल लेटर। बहुत जल्द वीडियो के माध्यम से आप लोग को जानकारी शेयर करने का प्रयास करेंगे। बाकी इसमें कोई इसी तरह का कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट कर लेंगे। धन्यवाद।